गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आज मॉर्निंग में एनसीईआरटी सेशन था, क्या लोग भूल गए या कोई डाउट नहीं था? डाउट नहीं था। ओके, फिर ठीक है। किसी का कोई डाउट नहीं था, सिर्फ एक बच्चा ही आया था। तो ऐसा तो नहीं कि भूल गया था और उसके डाउट रह गए? तो अगर ऐसा है, कोई डाउट नहीं था, फिर तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं उस पर। तो मतलब आपका जो एनसीईआरटी से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? ओके। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए क्या? यस सर। यस और सर, कर ही है सर। जो जो कल क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, उसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। कल जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था एक क्वेश्चन, उसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सबको समझ में आ गया है? यस सर। तो जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको घर पे करने को, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कितने लोगों के हो गए हैं दोनों क्वेश्चन? सर पर फर्स्ट लगता नहीं कि सही हो गई सर। सर करा फर्स्ट वाला ही हुआ है। सर फर्स्ट का आंसर बोलूं? आंसर तो बेटा ऐसे तो याद नहीं रहेगा, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेना आप लोग क्या आपका आंसर क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना? दो अच्छे को ओके, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था पहला वाला? मैं डायरेक्टली फंक्शनल इक्वेशन ही लिख रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 to x e की पावर माइनस टी। माइनस टी इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस टी इंटू डी टी, राइट? ये आपको फंक्शनल इक्वेशन दी गई है और इसको सॉल्व करके आपने एफ एक्स बताना है, राइट? यस सर। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सर ये जो एक्स और टी की टर्म्स में लिखा हुआ है सर, वो न्यूटन लेबनीज में आप वो यूज कर सकते हैं। x निकाल लेंगे पहले। यस सर, पहले f डैश x निकालेंगे सर पहले। टी को एक्स माइनस टी डाल दिया था। Yes, टी को sir. एक्स माइनस टी पुट कर दिया। एक्स माइनस टी पुट करके ही आया था। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली बात जो इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए नया है, या हो सकता है किसी ने यहाँ पे ये एक मिस्टेक कर दिया हो, यहाँ पे ना इस इंटीग्रेशन के अंदर ही वेरिएबल x भी है, जिसके अबाउट आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हो और आप बस t की जगह x पुट कर देते हो, तो फिर ये वाला टर्म तो f ऑफ 0 बन जाएगा, और वो सही नहीं है। आप डायरेक्टली इसके ऊपर लेबनीज रूल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इस इंटीग्रल के अंदर वो वेरिएबल x भी प्रेजेंट है। जो लेबनीज रूल हमने पढ़ा है उसको लगाने के लिए इंटीग्रल के अंदर वो वेरिएबल x प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या कईयों ने ऐसे किया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, f ऑफ 0 बना दिया? ये सर पहले किया था, फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन नहीं थी। ओके, फिर मैंने फिर f ऑफ 0 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया था मैंने। तो f ऑफ 0 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट तो कर लोगे, लेकिन वो स्टेप सही नहीं है ना। यस सर, वो गलती है, वो मेथड गलत है। जितनी देर तक वो वेरिएबल x अंदर प्रेजेंट है, आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था, आपने t को x माइनस टी से रिप्लेस करना था।
x को x माइनस टी से रिप्लेस कर देता हूं। ये तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो है ही ना, ये तो किया तो जा ही सकता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। Yes, sir. क्या बनेगा, ये e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, इसको मैं इंटीग्रल के साइन के बाहर निकाल दूंगा। देखिए जितनी देर तक इंटीग्रल है उतनी देर तक उस इंटीग्रल के अंदर तो सिर्फ t ही एक वेरिएबल का काम कर रहा है, x उस इंटीग्रल के लिए x एक वेरिएबल नहीं है, x तो उसकी लिमिट्स में लिखा हुआ है। तो इस वजह से हम लोग इस e की पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। यस सर। अब ये क्या बन गया, e की पावर t, और ये बन गया f ऑफ t इंटू dt। ठीक, सही है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार सर दोबारा बताना कैसे उसको बाहर ले लिया। बेटा ये e की पावर माइनस एक्स है ना, तो e की पावर x माइनस एक्स को है तो प्रोडक्ट में ही ना, तो प्रोडक्ट में जब लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट में तो बाहर तो निकाला जा सकता है ना, जस्ट लाइक ए कांस्टेंट। अच्छा ठीक है सर। अगर 2x का इंटीग्रेशन करना है तो आप 2 को बाहर निकाल सकते हो, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स एक कांस्टेंट की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि आपका जो इंटीग्रल है उसमें वेरिएबल t है। ओके, अब हम लोग दोनों तरफ e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस स्टेप पे जाके हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट। विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा, e की पावर x into f dash x plus fx। Dash X. e की पावर है x into fx प्लस e की पावर x into f dash x। राइट हैंड साइड में e की पावर x 2x. into 2x x स्क्वायर to e की पावर x into 2x 2x प्लस e की पावर x fx। e की पावर x into fx, राइट। यस सर। अब e की पावर है x into fx, ये दोनों तरफ है, कट गया। यस सर। और जो बाकी बचे हुए टर्म होंगे उन सब तीनों में देख रहे हो आप e की पावर x तो लिखा ही हुआ है, तो दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दो सीधा सीधा। f डैश x ये आ गया। यस सर। Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या आया बेटा यहाँ से fx, x square plus x cube by 3 plus 0 o। 3 plus x square. so e की वैल्यू 0 है। इसमें कुछ आपको इंफॉर्मेशन भी दी हुई है f ऑफ 0 की वैल्यू। यस सर। नहीं सर, ऊपर फंक्शन में डाल देंगे ना 0 तो सर आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 की इंटीग्रेशन भी 0। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ जो ये क्वेश्चन दिया गया है वहां से आप ये जजमेंट लगा सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, f ऑफ 0, राइट हैंड साइड में ये भी 0, और ये वाला इंटीग्रल 0 to 0 ही रह जाएगा। ये तो आप ये किसी भी चीज का इंटीग्रल निकाल दें, लेकिन जब आप 0 से 0 निकालेंगे तो अल्टीमेटली वो वैल्यू तो 0 ही आएगी, राइट, लिमिट्स जब आपके सेम। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई। तो f ऑफ 0 क्योंकि 0 है तो यहाँ पे आप x को 0 पुट करके c निकाल लेंगे और c भी 0 आ जाएगा। तो बेसिकली fx आपका बन जाएगा
x cube by 3 plus x cube. So this is the final answer. ओके Yes, समझ में आया है? जो हल्का सा वेरिएशन कल के क्वेश्चन से था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें. सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा? f dash f x dash x fx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 fx gx दिया हुआ है, f of 0 1 है. ओके, इसमें भी fx निकालना है, राइट? यस सर. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो भी इंटीग्रल होगा, इस इंटीग्रल को एक कांस्टेंट माना जा सकता है? यस yes, sir. आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू नहीं पता, लेकिन जो भी होगी होगी तो एक कांस्टेंट ही ना. fx कुछ मर्जी आ जाए, आप उसे उसका इंटीग्रेशन कर चुके होंगे, फिर बाद में ये दोनों लिमिट्स पुट कर चुके होंगे 1 और 0. तो अल्टीमेटली ये बनेगा एक कांस्टेंट. तो मैं इस इंटीग्रल को फॉर द टाइम बीइंग एक कांस्टेंट के मान के चल लेता हूं. तो आपके लिए ये जो इक्वेशन है अब क्या बन जाएगी? f डैश x इक्वल्स टू fx प्लस k. Yes, sir. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब इसको कर लेंगे इंटीग्रेट. ln fx plus k आ जाएगा. Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट करता हूं तो ऊपर उसका dt फॉर्म लिखा हुआ है. तो ये चीजें तो आप थोड़ा ना माइंड में कर सकते हैं. तो ये dt अपॉन टी बन के ln ऑफ t बन जाएगा. ln ऑफ t को वापिस से मैं fx प्लस k लिखूंगा. एंड दिस इज x प्लस c. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट c भी लगाएंगे. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि f ऑफ 0 इज 1. तो बेटा यहाँ इस ये जो इक्वेशन आपने निकाल ली है, यहाँ पे आप पुट कर दो x को 0 ताकि c निकल जाए. जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ln ऑफ f ऑफ 0 प्लस k किसके बराबर आ जाएगा? c के बराबर आ जाएगा. और इसकी वैल्यू है आपकी f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी k प्लस 1. Sir. ठीक. Yes, sir. तो जो c की वैल्यू अब आपने निकाल ही ली है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. इसको ln वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले ही जाओ. क्या बनेगा? f ऑफ x प्लस k अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू x. एंटी लॉग ले लो. सर हाँ जी. तो ये जो हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया है, ये k में भी तो 0 पुट होएगा ही. नहीं बेटा, k में कैसे 0 पुट होगा? तो वो k भी तो इंटीग्रल fx dx है, तो उसमें भी f ऑफ 0 dx नहीं आएगा. k है आपका ये, कहाँ पे पुट करेगा 0? k तो एक खुद ही कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा. यस सर.
fx कुछ मर्जी आ जाए, जब तू इसकी वैल्यू निकाल चुका होगा, मान लो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है, तो 2 में x 2 में इस 2 में तो कहीं x तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, यस सर। कहाँ पे वैल्यू डालेगा, है ना। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और fx की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई, k+1 टाइम्स e की पावर x माइनस k। तो आपका fx k के टर्म्स में आया है जी। अब इसी k को निकालने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और जो टर्म को हमने k माना था उसमें वैल्यू डाल देंगे। सिंस k is equals to 0 to 1 fx dx, दैट मीन्स k किसके बराबर, 0 to 1। अब यही जो fx इन टर्म्स ऑफ k आया है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ये तो k+1 तो कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये e की पावर x इंटू डी एक्स रह जाएगा, तो ये एक अलग इंटीग्रल बना लेंगे। और दूसरा इंटीग्रल ये k है जी, इसका इंटीग्रेशन करके e की पावर x आ जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो बेटा e-1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे तो ये अल्टीमेटली 1 वैल्यू आ जाएगा, तो नेट ये बन जाएगा। तो यहाँ से k निकाल लेते हैं हम लोग, k निकालना है अब आपने। ये तो 2k बन ही गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही दो अब आप, तो k इंटू ई बन जाएगा, माइनस k बन जाएगा, और ये बन जाएगा e-1। तो k वाले सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो 3 माइनस e टाइम्स k आ गया, विच इज इक्वल टू e-1। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू आ गई e-1 अपॉन 3 माइनस e। तो अब आपका fx क्या आ गया, वापिस से इसी में ये वैल्यू k की डाल दी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐड अप वगैरह कर लीजिए, तो थोड़ा सिंपल टर्म्स में fx बन किया जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, यस सर। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। देखो एक दो वेरिएशंस मैंने यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चंस में ले लिए। एक वेरिएशन कल की क्लास वाला तो सिंपल क्वेश्चन था, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन था, आपने डायरेक्टली उसके ऊपर लेबनीज रूल लगाना था, और इनफैक्ट उसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज ये थी कि भी आपको 2 बार लगाना पड़ रहा है। तो कल की क्लास वाले क्वेश्चन में वो एक चीज था। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था उसमें इंटीग्रेशन साइन के अंदर वो वेरिएबल x था, तो आप डायरेक्टली लेबनीज रूल नहीं लगा सकते, वो हमने एक चीज पढ़ ली। और इसमें सर? एक मिनट बेटा, इसमें आपको जो इंटीग्रेशन का साइन दिया गया है वो खुद एक कांस्टेंट बन जाता है। इंटीग्रेशन का जो साइन है उसमें जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल लिमिट्स नहीं है, वो कांस्टेंट लिमिट्स है। इस वजह से आप उसको एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करके चलते हो। उसको फिलहाल एक कांस्टेंट k मान लो या p मान लो या t मान लो, जो आपको मन करता है आप मान लीजिए, और फिर आप उसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। पहले fx उस k के टर्म्स में ही निकाल लो, और फिर उसी रिलेशन को, जिस रिलेशन को आपने k माना है उसी रिलेशन को यूज करके आप k की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो ये दोनों तीनों वेरिएशंस हमने इन तीनों क्वेश्चंस में देखी है। ठीक है, हाँ जी आर्यन बताइए। सर आप कल वाले क्वेश्चन के स्टार्टिंग के स्टेप समझा दो। कल वाले क्वेश्चन का स्टार्टिंग के स्टेप्स, कल वाले क्वेश्चन में था क्या, एक सेकेंड, x into integral
1 minus t f of t. हाँ जी बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे इसको पे, तो सीधा सीधा आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं वो उसमें कोई भी x नहीं है, सिर्फ वेरिएबल t है, तो आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है ये सारा का सारा एक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, ये सारा का सारा एक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, और ये जो बाहर में x लिखा हुआ है ये दूसरा फंक्शन ट्रीट होगा, तो इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। आर्यन, यस सर। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो कैसे करेगा, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1 x का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, मतलब ये इंटीग्रल वाला टर्म रहेगा, राइट। फिर नेक्स्ट के लिए लेबनिट्ज रूल लग जाएगा। फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना ही है, तो अब x को छोड़ देंगे, इसके ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तो क्या लगेगा, लेबनिट्ज रूल लगेगा। यस सर। लेबनिट्ज रूल क्या कहता है कि भी ऊपर वाली लिमिट, t की जगह ऊपर वाली लिमिट डाल दो, तो मतलब 1 minus x into f of x into the differentiation of x। अब x का डिफरेंशिएशन तो 1 होना है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस में ये लोअर लिमिट डाली जाएगी, लोअर लिमिट डाल के फिर उसके प्रोडक्ट में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी आएगा। अब लोअर लिमिट खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो हमें बाकी सारे टर्म लिखने की फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन भी आगे जाके होना ही है प्रोडक्ट में, तो वो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, यस सर। ठीक है सर, आ गया आप समझ। अब राइट हैंड साइड में तो सीधा सीधा लेबनिज़ रूल लगा ही लेगा, इसमें भी सेम ऐसा चीज बन के आ जाएगी। अब इसके आगे के स्टेप समझ में आ गए थे? यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ है ना मिक्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सर जो ये वाला टॉपिक है इस पे थोड़े से और क्वेश्चन करा दो, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया। यस सर। बेटा इसमें ज्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं है, आपको है ना 2-3 क्वेश्चन ही मिलते हैं हर एक किताब में भी, आप देखोगे तो इसमें बहुत सारा वैरायटी आपको मिलती भी नहीं है। सर 2-3 करवा दो सर, आपके पास तो होंगे सर, 2-3 करा दो। नहीं है एक्चुअल में ना, अब आप जो भी कोई भी और सोर्स लोगे तो आप वहां से खुद ट्राई करके देखिएगा, तो कोई डाउट रहेगा तो आप अपना डाउट स्लॉट में आकर जरूर पूछिएगा। प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल सकता है। थिंगेज में है सर इलस्ट्रेशन इसके ऊपर। ओके, आप लोग ट्राई करके देखिए, नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? ओके सर। सर हाँ जी, सर ये जो थर्ड क्वेश्चन था ना, उसमें मेरा थोड़ा अजीब सा डाउट है एक। जैसे मैंने जब सॉल्व किया था ना, तो मैंने पहले ही x को 0 डाल दिया। अब वो जो इंटीग्रल ऑफ f(x) dx है वो तो एरिया, तो वो कांस्टेंट, तो जब जैसे f of 0 1 दिया हुआ है तो f dash of 0 0 होएगा, तो मैंने वो एरिया की वैल्यू -1 और उसके बाद नहीं मैं समझा नहीं। जो जैसे ये आपने जिसको इस k माना इक्वेशन है में ना, आपने डायरेक्टली 0 पुट कर दिया, तो f dash 0 आपका बन गया 1 प्लस और दिस,
यस सर, और f'(0) 1 और f'(0) 0 और f(0) 1, f'(0) कैसे ले लिया आपने? क्योंकि हमें f(0) 1 नहीं सर, आप मेरे को कैसे अपनी स्लो गलती पता लगी। यस सर। ना? ग्रेट, राइट। हाँ जी, हुआ किसी का?
एक सेकंड सर। हाँ जी, कैसे करना है? तो होने वाले बस प्लीज। बाकी लोग 1 मिनट सर बस। कर दें सर 1 मिनट। सर पाई बाय 3 टाइम्स tan इनवर्स 2। पाई बाय 3 टाइम्स tan इनवर्स 2। ओके, देखते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं इसको। हाँ जी बेटा, डिस्कस करें।
सर 1 मिनट रुक जाओ सर। सर नहीं हुआ ये वाला। द आंसर यही है वैसे। मेरे पास इसका आंसर है नहीं एक्चुअली बेटा, लेकिन ऐसा हो सकता है। सर 0 आएगा आंसर। 0 आ रहा है। यस सर। ओके, चलिए इसको डिस्कस करते हैं फिर। देखिए सबसे पहली बात इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, आप इसकी ना लिमिट से थोड़ा आइडिया लगाते हो। इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, हाफ से लेकर 2 तक है। ये जो लिमिट्स है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या समझ। मतलब हाफ से लेके 2, जो जो लोअर लिमिट है उसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो फिर वो अपर लिमिट बन जाती है। तो जब भी ऐसे लिमिट्स होते हैं तो चांसेस इस चीज के हैं कि आप x को 1/t से रिप्लेस कर दीजिए। और ये वाला इंटीग्रेशन को आई तो चलो हम लोग मान ही लेंगे, साथ में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को 1/t मान लेंगे। तो dx क्या आएगा, -1/t² इंटू dt। और जब x को ये माना ही है तो t क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 1/x हो गया। तो लिमिट्स भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे ना, कि जो लोअर लिमिट x में हाफ थी तो वो t में क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो एट x इक्वल्स टू हाफ t क्या होगा, 2 होगा, और x इक्वल्स टू 2 पे t क्या होगा, हाफ होगा। तो बेसिकली ये जो i है ये क्या बन जाएगा, लिमिट्स अब 2 से हाफ हो जाएंगे। ये tan इनवर्स 1/t हो जाएगा, ये 1/t² माइनस 1/t प्लस 1 इंटू में माइनस 1/t² इंटू dt। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिमिट्स को वापस से रिवर्स कर दूं तो ये माइनस वाला साइन हट जाएगा। और ये tan इनवर्स 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, Cot cot inverse इनवर्स t लिख सकता हूँ। 5/2 बन। और ये t² इसके साथ मल्टीप्लाई होके वापस से क्या है, t² माइनस t प्लस 1 बना दिया क्या। अब ऐड कर देंगे ऊपर और नीचे। अब ये तो t लिखा है, ऑब्वियसली इसको x में बना देंगे, बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 1, अब ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ये जो है हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 2i बन जाएगा। लिमिट सेम है तो वो ऐसे ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर आप देख सकते हो दोनों का सेम है जी, तो न्यूमरेटर सीधे सीधे एडअप हो जाएंगे। यस सर। और न्यूमरेटर एडअप होके tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या बना, 5/2। 5/2 तो 5/2 एक कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा। तो 1/x² माइनस x प्लस 1 इंटू dx। क्या ये अब सॉल्व हो जाएगा, यस सर। इसको आप लोग कंप्लीट pi²/4 3√3 12√3 आ जाएगा भाई। pi²/4 pi²/12√3 सर। ओके, तो ये जो tan इनवर्स में आ रहा है वो क्या एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही है क्या, स्टैंडर्ड वैल्यूज बन रहा है क्या। नो सर। नो सर, स्टैंडर्ड तो नहीं बन रहे। एक और दूसरी 0। स्टैंडर्ड
आगे कर लेंगे सर फिर सॉल्व। सर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो उससे तो एक x तो माइनस जीरो। हाफ का होल स्क्वायर तो बन ही जाएगा। तो चलो खैर इसको हाँ सॉल्व कर लेना, आप लोग अपना आंसर निकाल लेना, ठीक है ना? ओके, यस सर। Yes. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग जैसे कह ही रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर कोई एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मुझे क्वेश्चन मिल गया है तो तो ऊपर में स्टैंडर्ड ही बन रहा है वैसे। ओके जी। यस सर, वही पाई/3 tan इनवर्स 2 आ रहा है। करिए इस क्वेश्चन को। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हम्म।
सर एफ डबल डैश 2 की टर्म्स में आ रहा है आंसर। डबल डैश 2 की टर्म्स में आ रहा सर मेरा तो एफ डबल डैश, एक बार चेक कर लेता हूँ वापस। है। ओके सर मेरा भी एफ डबल डैश 2 की टर्म्स में आ रहा है। सर मेरा 48 माइनस 8 एफ डैश 1 माइनस एफ डबल डैश 2 आ रहा है। ओके चलो मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसे तो नहीं मैंने कुछ गलत नहीं यस सर, मेरा भी सेम शिवम वाला ही आ रहा है। है तो कुछ ऐसा ही। ओके हो सकता है। क्या आप लोग क्या आंसर बोल रहे हो? So 48 minus 8 f dash 1 minus f double dash 2. यस यस सर। सर, यही यस आ रहा है। सर। सर तब से एफ डबल डैश की टर्म्स में आ रहा था। Yes, sir. इसका आगे होगा। ये ऑप्शंस में था। हाँ जी, बाकी लोगों का हुआ? यस सर। सर यस एफ डैश की हो गया। टर्म्स में लिखा जा सकता है उसको, मतलब एक और इक्वेशन बनेगी, एक और इक्वेशन आई थी इंटरमीडिएट, उससे निकाली जा सकती है एफ डैश 2 की वैल्यू। ओके सर उसको एक बारी और करके डिफरेंशिएट करके एफ डैश 2 की आ जाएगी वैल्यू एफ डबल डैश। ओके पर सर वो एफ डैश 1 की सॉल्व करने का तरीका 36 माइनस 4 एफ डैश 1 प्लस एफ डैश 2 ये आ रही है अगर एफ डैश में देखें तो। ओके सर एक मिनट देना सर, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर ये एफ डैश 2 की टर्म्स में। Yes, sir. सर 36 माइनस 4 एफ डैश 1 प्लस एफ डैश 2। यस सर ये आएगा एफ ओके डैश जी 2 की टर्म्स में।
इसको डिस्कस करते हैं। ये जो भी फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या बनेगा? सबसे पहला टर्म क्या बनेगा बेटा? fx into the differentiation of x which is 1, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस सेकेंड टर्म में ये तो एक कांस्टेंट ही है, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका तो इंटीग्रेशन करके भी अगर डिफरेंशिएशन निकालना पड़े तो आप कर ही सकते हो, है ना, वैसे बहुत इजी है। तो बेटा dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, फिर लिमिट्स डाल दोगे तो अल्टीमेटली ये -x बन जाएगा, तो -x का डिफरेंशिएशन -1 जी। ठीक है, Yes, sir. इसमें फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये सीधा सीधा x³ आ जाएगा। इसमें फिर से f'1 तो ऐसे ही है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? x², और इसमें फिर से क्या आ जाएगा? -f'(2) इंटू X. x। ठीक, Yes. ये लेबनीज रूल समझ में आया है? Minus x. कैसे लगाया गया Yes, इस sir. क्वेश्चन में? Yes, sir. अब बेटा यहाँ पे ना आपने क्या फंक्शन ही निकाल लिया है बेसिकली, सीधा सीधा। इसमें आपके लिए कुछ भी खास नया रहा नहीं, कुछ भी ऐसा वैल्यूज नहीं रही हैं जो आपको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडली सॉल्व करना पड़े। आपने क्या करना है, बस ये जो fx आया है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x है, ये जो टर्म है ये एग्जैक्ट नंबर्स में आने की बजाय आपके एक टर्म्स में आ गया, f'1 f'2 उसके टर्म्स में आ गया। बस उनकी वैल्यूज आपको चाहिए, वो वैल्यू से कैसे निकालोगे आप? देखो जब ये fx फंक्शन आ ही गया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार इसे डिफरेंशिएट कर दोगे। जब आप एक बार इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? 3x² माइनस 2x f'1 माइनस f'2। और आप इस रिलेशन में देखो कि आपको f' का कौन सा टर्म था यहाँ पे? 1 का टर्म था। Yes, sir. आपको f'1 चाहिए ना, तभी तो fx मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे f'1 मतलब x को 1 पुट कर दोगे, तो f'1 क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 f'1 माइनस f'2। तो यहाँ से आपने f'1 का f'2 के साथ रिलेशन निकाल लिया है। बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, ये 3 नंबर बचे हैं जी, इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। f'1 की वैल्यू निकालनी है, f'2 की वैल्यू निकालनी है, f'3 की सर वैल्यू। इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर ये तीनों नंबर निकाल दें, ओके सही बात है वैसे तो, कि अगर f'4 निकालना है तो x को सीधा सीधा 4 यहाँ पे पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। Yes, sir. अदरवाइज ये तो देखो बात इस चीज की रही कि अगर हमें f'4 इन टर्म्स ऑफ दिस निकालना है, अगर आपको f'4 की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना पड़े तो भी आप निकाल सकते Yes. Sir, f'2 भी f'1 की टर्म्स में ही आ रहा है। तो Yes, अब sir. हम लोग नेक्स्ट वाला टर्म क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो f'(x) क्या आएगा हमारा? 6x माइनस 2 f'1। अब यहाँ पे x को पुट कर देंगे 2, क्यों? क्योंकि हमें f'2 चाहिए। तो बेटा यहाँ से ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गए ना, f'2 और f'1 में दो रिलेशन मिल गए हैं, तो 2 Yes. इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली बात बन गई ना। ये बात सबको समझ में आ रही है?
यस सर। अगर हमें ये पूरा का पूरा एफ फंक्शन भी निकालना पड़े तो भी हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करते जाएंगे और ये जो भी वेरिएबल्स, ये जो भी नंबर्स हमें चाहिए उनको कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब ये दोनों f'1 और f'2 वो तो इन दोनों से मिल जाएंगे, f'3 कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये जो f'2 आया था इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, 6 आएगा। तो x को अगर 3 पुट कर यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ तो f'3 भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इसकी तो सीधा सीधा वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यूज आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो f(x) पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाएगा। अब उसके बाद जो वैल्यू निकालनी है, f(0) निकालना है, f(1) निकालना है, f(2) निकालना है, या f'3 निकालना है, f'4 निकालना है, आप सब कुछ निकाल सकते हो विद एग्जैक्ट नंबर्स। ओके, यस सर। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। करिए सॉल्व।
सर हाँ जी, सर 0 0 आ रहा है। 0 तो नहीं आना चाहिए बेटा। सर 2 मिनट रुक जाओ बस। ओके, आई थिंक ln2 के टर्म्स में तो आंसर आना ही चाहिए। जब आपका 2 की पावर x का टर्म दिया हुआ है, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे होगे somehow। सर हाँ जी, सर इंटीग्रेशन 2x 2 की पावर x माइनस x बन रहा है। ओके, तो अगर वो इंटीग्रेशन बन रहा है तो फिर ln2 का टर्म तो आएगा ही ना इंटीग्रेशन करने के बाद। हर्षित, एक बार आंसर को चेक करो बेटा, क्या गलती कर रहे हो। चलिए, जिसका नहीं हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इस 0 से 2 इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 से 1 1 से सर 1/ln2 माइनस हाफ। इतना तो कर लिया। 1 f माइनस ऐसा लिख सकते हैं। इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। इसमें आप क्या पुट करो, आप x माइनस 1 की को t पुट कर लो, या ऐसा बोल दो कि भाई x को t प्लस 1 पुट कर लो। क्या बनेगा? सेकंड वाले में x को t प्लस 1 पुट कर लो, बताइए क्या बनेगा? 0 से 1 हो जाएंगी लिमिट्स। लिमिट्स 0 से 1 हो जाएंगी, और ये क्या बनेगा? f ऑफ t प्लस 1। अब t लिख दे या x लिख दे, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। अब दोनों को क्लब कर लेंगे। करिए आगे सॉल्व। सर मैंने मतलब यही बन गया था मेरा। मैंने ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने उसको आंसर में करना, मतलब जो fx प्लस fx माइन प्लस 1 है ना, उसको मैंने x प्लस 1 को x को मैंने t माइनस 1 पुट कर दिया, तो वो ft बन गया था। सर 3/ln2 माइनस 2 है आंसर। ln2 minus 3/2 3 बाय सर 1/ln2 माइनस हाफ आ रहा है। 2 ln2 minus 3/2। तो मेरा 3/ln2 माइनस 2 आ रहा है। यस सर, मेरे भी यही आ रहा है। ओके, 3 तो नहीं आएगा ना, लिमिट्स तो आपकी 1 0 से 1 रहेगी ना। 1/ln2
ये सर 1 बाय सर 1 by ln 2 minus minus half. बिल्कुल 1 by ln 2 minus half, ये आंसर ठीक लग रहा है मेरे को। सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगी, मैं देख लेता हूँ। सर 1 by ln 2 minus half. हाँ जी, पहला वाला जो मॉड है वो कैसे ब्रेक होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ये जो भी जिस इंटरवल में आप इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उस इंटरवल में ये 2 की पावर x हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। इस वजह से इस मॉड को हम लोग पॉजिटिव के तरीके से ओपन कर लेंगे। और सेकंड वाला मॉड नेगेटिव से। तो यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट ये जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो किसका बन जाएगा, 2 की पावर x माइनस x। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग कैलकुलेशन में एरर कर रहे हो, अदरवाइज इसका आंसर 1 बाय ln 2 माइनस हाफ आ जाना चाहिए। यस सर, यही है। इस सोल्यूशन में कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। जैसे सर ये फंक्शन है एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो इसका बिहेवियर एक टाइम पे अलग है, एक टाइम पे अलग है। अगर सर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेके देखें तो एक साइड पे तो एक वैल्यू बन रही है और दूसरी साइड तो जीरो बननी चाहिए ना, कांस्टेंट फंक्शन गिवन है क्योंकि। कांस्टेंट कहाँ गिवन है, एक्स के टर्म्स में ही है ना ये तो। कंटिन्यूस, मैं कांस्टेंट समझ गया, ठीक है सर। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो आंसर आ रहा है। जीरो आ रहा है। जीरो जीरो आ रहा है। यस सर जीरो आ रहा है। आई थिंक आप लोग अब इस टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक समझ गए हैं ना। यस सर। x को 1 by t। यस सर। इसको 1 बाय टी रिप्लेस करिए। सबसे पहले इसको आई मान लीजिए। जब भी ऐसी लिमिट्स है रेसिप्रोकल वाली तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस देखिए, मैं आपको इसको है ना फुल एंड फाइनल कभी भी नहीं कहूँगा कि भी हमेशा ऐसा ही होगा क्वेश्चन, बट ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। अब ऐसे इस टाइप के लिमिट्स देने का पर्पस यही होता है कि आप ऐसा कोई कन्वर्जन लगाएंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x को 1 बाई टी पुट करेंगे तो dx क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। लिमिट्स ऑब्वियसली बात है रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 बाई एक्स टी बन जाएगा, साइन ऑफ 1 बाई टी माइनस टी बन जाएगा, इनटू में माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है,
एक तो ये साइन में से एक माइनस बाहर निकाला जा सकता है, जिससे ये इसी को दोबारा से t-1/t लिखा जा सकता है, और एक माइनस इधर पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, और इन दोनों की लिमिट्स को इंटरचेंज करके एक और एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा। और साथ में ये t है और ये t² है, तो ये 1/t है। तो ये आपका इंटीग्रल बन जाएगा। आप लोगों ने हो सकता है लिखने वक्त 2-3 स्टेप और लिखे हों, मैंने थोड़ा सारी की सारी चीजें एक साथ कर ली। ये साइन वाला भी एक माइनस निकल रहा है बाहर, ये माइनस पहले से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों के लिमिट्स रिवर्स कर दिए तो उसकी वजह से एक नेट माइनस आ जाएगा। और बाकी ये t और ये t² तो है ही, तो 1/t आ गया। तो अब ये चीज क्या लिखी हुई है, -i लिखी हुई है, तो इससे मैं i सीधा सीधा बोल दूंगा कि 0। ओके, यस सर। सबसे पहले b और a की वैल्यूज निकालिए। सर आगे सर b की वैल्यू 4 है। सर तो बी तो B- 4 ही आ जाएगा सीधा। b की वैल्यू 4 आ रही है। सर 4 पाई सर बी की 4 वैल्यू आ गया 4 पाई है सर। 17 π/4। सर A की वैल्यू पाई बाय 2। यस सर। हाँ जी, b की वैल्यू 4 पाई कैसे आ रही है?
So B की 17 साइन एक्स का एरिया आपने बताया था याद रखने के लिए, जीरो से पाई 2 होता है। 0 से पाई में 1 होता बिल्कुल ये अगर आप याद रख लेंगे तो ज्यादा जल्दी पाई हो बाय 2 जाएगा। में 1 होता क्योंकि अगर आप मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसा होएगा, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके पाई बाय 2 तक का ये जो एरिया होता है, ये एरिया ये आपका 1 यूनिट होता है साइन एक्स के ग्राफ का। अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं विद लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 तो बेटा ये एरिया 1 यूनिट होता है। तो अगर ये 1 यूनिट है तो अब इसी में अगर ये ऐड कर देंगे तो ये भी तो सिमेट्रिक ही है ना। यस सर। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, 1 यूनिट और एरिया आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 0 से लेके पाई के बीच में टोटल एरिया कितना आएगा, 2 टाइम्स हो रहा है 2 यूनिट्स। तो बेटा जब उसके बाद तो फिर ये पीरियोडिक ही फंक्शंस है, पाई इंटरवल के बाद है। तो अगर 0 से पाई का इंटीग्रेशन 2 यूनिट आ रहा है और टोटल एरिया आपको 8 यूनिट चाहिए तो कितने कितने आपको ये टर्म चाहिए, चार टाइप के सेगमेंट चाहिए इस टाइप के। दैट मींस सीधा सीधा बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 पाई। 4 पाई। सर -4 पाई -1 आंसर आएगा। फिर A पाई बाय 2। बी समझ में आया, बी 4 पाई कैसे आया। यस सर। यस सर। और सेम चीज कॉस के लिए भी है। कॉस के लिए भी मैंने आपको बोला ही था कि अगर मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाना पड़े तो ग्राफ तो आपका ऐसा कुछ होएगा। और इसमें भी सेम ही बात है कि एक सेगमेंट का एरिया 0 से लेके पाई बाय 2 तक का एरिया इसमें भी 1 यूनिट ही होता है। तो अगर मैं इतना एरिया कंसीडर कर लूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 यूनिट एरिया होगा। तो एक पोर्शन का एरिया 2 यूनिट है तो टोटल एरिया अगर 9 यूनिट चाहिए तो कितने पोर्शन चाहिए आपको इस टाइप, 4.5 पोर्शंस चाहिए इस टाइप के। दैट मींस a plus b has to be 4.5 पाई 9 by 2 पाई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2। 0.5 पाई मतलब पाई बाय। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज तो यही थी कि आप ए और बी की वैल्यूज निकाल पाए। उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बाय बाय पार्ट्स लगा के आपने इंटीग्रेशन करना, वो तो आप लोग कर लीजिए। यस सर। हाँ जी, सबको ये समझ में आया ए और बी कैसे निकाला गया। यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आर्यन, यस सर। आर्यन समझ में आया है। यस सर। ओके, आर्यन नोटियाल। हाँ यस सर, हो गया था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए।
ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें क्या क्या ऑप्शन सही होंगे। माधव, बेटा आपने जो पूछा है कि b की वैल्यू -4 पाई क्यों नहीं ले सकते, तो अगर आप b की वैल्यू -4 पाई लेंगे तो बेटा आपके जो एरियाज हैं वो रिवर्स साइन के हो जाते हैं। अबव द एक्स एक्सिस वाला एरिया नेगेटिव बन जाता है जब आप जो लिमिट्स हैं वो उल्टे लेते हैं, मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो लोअर लिमिट होती है और जो छोटी वैल्यू है वो अपर लिमिट होती है। तो आपकी लोअर लिमिट की वैल्यू तो 0 ही है, और अपर लिमिट को अगर आप -4 पाई ले लेते हो तो इसका मतलब क्या है, आप राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हो लिमिट्स डालने के वक्त। तो आपके जो एरियाज हैं, जो इंटीग्रेशन की वैल्यूज हैं वो रिवर्स हो जाती है, साइन उनके रिवर्स हो जाते हैं। ओके सर चारों ही आंसर है? देखते हैं बेटा चारों आंसर होंगे कि नहीं है। माधव ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? सर 4 आंसर है। माधव बात को नहीं समझ रहा तू। आपका जो ग्राफ है फंक्शन का वो अबव द एक्स एक्सिस रहेगा। एक काम कर, मुझे इसका एरिया निकाल के बता माधव। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। अगर आपके जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट ज्यादा है, अपर लिमिट छोटी है, तब आपके जो एरियाज के साइन, जो आपके इंटीग्रल की वैल्यूज होती है वो रिवर्स साइन की हो जाती है। जो ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव इंटीग्रल देने लग जाता है, जो बिलो द एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव इंटीग्रल दे देता है। ओके बाकी लोग ये क्वेश्चंस करते रहिए। चारों ऑप्शन आ रहे हैं। चारों ऑप्शन आ रहे हैं। ओके 2 और 4 तो आ गया, बाकी वेरीफाई कर रहा हूँ मैं अभी। ओके यस सर, चारों आ रहे हैं। ओके लक्ष्य देखते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। ठीक है, जो लोग भी चारों आंसर दे रहे हैं उन सबको इस क्वेश्चन में -2 मिलने वाला है।
नेगेटिव मार्क। अब आप लोग अपनी गलती देखिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। सर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ओके, Yes, sir. देखिए मेरे बोलने के बाद अब तो काफी लोगों का आंसर सही हो ही जाएगा। ये जिस पे डाउट है वो आप इजीली रूल आउट कर लेंगे, बाकी तो थोड़ा सर मैं तो पहले भी वही बोल 2 और 4 तो होएगा ही होएगा, 1 का पता नहीं अभी। फिर तेरी Sir, पार्शियल 1 to मार्किंग 4. मिल जाएगी भाई, फिर तेरे को +2 मिल जाएगा। 1 to 4. तूने अगर सेकंड और 4 निकाल लिए तो बेटा यार 1 नहीं निकलेगा। हाँ, ओके, डिस्कस करें। Sir, 1 to 4. देखिए अब इसको डिस्कस करते हैं, इसका क्या मतलब है। Symmetric है function 2 में। About Product function है sir 2 की। फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x = 2 लाइन, राइट। yes sir फंक्शन में पढ़ा था ये चीज। और दूसरा जो इक्वेशन दिया है उसका क्या मतलब है, Equals फंक्शन to इज 4 के सिमेट्रिक about। अबाउट 4। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है हमेशा ये एक पीरियोडिक फंक्शन बन जाता है। जब भी कोई फंक्शन दो लाइनों के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है तो उस केस में वो एक पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेटली बन के आएगा, और उसका पीरियड कितना होगा, इसका डबल। इन दोनों के बीच का जितना गैप है उसका डबल पीरियड बन के आएगा, हमेशा ये चीज बन के आएगी। उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि सर बेटा 2 थर्ड नहीं से आएगा। लेके 4 के बीच में ग्राफ कुछ मर्जी बना लो। मान लो ऐसा ग्राफ बना लिया मैंने, तो मान लो यहाँ पे 6 है, x = 6 वाली लाइन भी है, बना लेता हूँ। तो बेटा जब x = 4 के अबाउट सिमेट्रिक वाला ग्राफ बनाना है तो अगर 2 से लेके 4 तक ऐसा ग्राफ है तो 4 से लेके 2 तक का ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, होगा। और फिर क्योंकि x = 2 के अबाउट इस ग्राफ को सिमेट्रिक होना है तो ऐसा ग्राफ रहेगा 0 से 2 के बीच में। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला 0 से 2 के बीच का जो ग्राफ हमने बनाया और ये जो 4 से 6 के बीच का पोर्शन बनाया, क्या ये दोनों सही सेम है? yes sir और एरिया, अब बात करते हैं एरिया। ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन तो क्या देता है, एरिया देता है ना। तो एरिया तो हर एक 2 यूनिट के बीच में रिपीट कर जाएगा, हर एक 2 यूनिट में। फंक्शन जरूर 4 यूनिट के बाद रिपीट करेगा, उसका पीरियड 4 है, लेकिन एरिया तो क्या है, 2 यूनिट पे ही रिपीट करने लग जाएगा ना। 0 से 2 का एरिया, 2 से 4 का एरिया, 4 से 6 का एरिया, 6 से 8 का एरिया, सबका है ना सेम आएगा ना। तो क्या मैं इसको 25 टाइम्स 0 से 2 का एरिया लिख दूं, yes sir और 0 से 2 का एरिया कितना है बेटा, 5, तो टोटल कितना हो गया, 125 हो गया। ये ऑप्शन सही हो गया। यस सर बी ऑप्शन तो वैसे दिख ही रहा है। yes sir वो वैल्यू पुट कर दे।
आप क्या कर रहे हो, अब आप बेसिकली 4 यूनिट नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हो और पॉजिटिव की साइड में आप जो 50 से जाना था उसमें भी 4 यूनिट आगे ले आए, तो नेट डिफरेंस तो इनमें कुछ भी नहीं रहा ना। बात समझ में आ रही सबको? इस इंटीग्रल में 46 से लेके 50 के बीच में जो एरिया मिलना था वो इसमें कौन से इंटरवल में मिल जाएगा, -4 से 0 के इंटरवल में मिल जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएंगे जी। 0 से 46 तो दोनों में कॉमन है। सेकेंड ऑप्शन सही है। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इसमें 2 यूनिट आगे चले गए हैं। 0 से 2 का एरिया यहां पे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन यहां पे 50 से लेके 52 का एरिया मिल जाएगा जी। सेम ही है वो तो, 0 से 2 का एरिया और 50 से लेके 52 का एरिया। सही है? यस सर। अब कई लोगों को जो थर्ड वाला सही लगता था उसका भी देख लेते हैं कि भाई वो गलत कैसे है। अब बेटा ये पॉइंट x=1 है, ओके। मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ये मैंने 0 से लेके x=2 तक का ग्राफ बना लिया। अब आगे जाके मान लो यहाँ पे पॉइंट 50 है, ये पॉइंट 52 है जी। x=4 तक का भी ग्राफ बना ही लेते हैं। बेटा ये 50 से लेके 52 के बीच में कौन सा ग्राफ लगेगा? जो 0 से 2 के 0 से 2 वाला। 0 से 2 वाला? 0 से 2 वाला नहीं लगेगा, 2 से 4 वाला ग्राफ बनेगा। सर 0 से 2 दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 4। तो बेटा 2 पे जो आंसर मिलेगा 6 पे सेम मिलेगा, 10 पे सेम मिलेगा, 14 पे सेम मिलेगा, ऐसे करके 50 पे सेम मिलेगा। 4 पे जो आंसर मिलेगा वो 52 पे जाके सेम मिलेगा। तो 2 से लेके 4 के बीच में जो ग्राफ आया था 50 से लेके 52 के बीच में सेम ग्राफ आएगा, 0 से 2 वाला ग्राफ नहीं होगा वो, ओके। इस फंक्शन का पीरियड तो 4 है ना, समझ में आया? हाँ जी, सबको इतना समझ में आ रहा है? यस सर। सर फिर फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। आपका 50 से लेके 52 के बीच का एरिया और 0 से लेके 2 के बीच का एरिया, ये तो एरिया बराबर होंगे ना, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा 0 से लेके 2 तक एरिया 2 के बाद। ठीक है, ओके। इसको रब करता हूं। हाँ जी, अब आप मेरे को ये चीज बताइए कि क्वेश्चन में और ऑप्शन 3 में क्या फर्क है जी? सर इस क्वेश्चंस में 1 से लेके 50 तक का तो दोनों में कॉमन है, वो तो कोई चेंज है ही नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक एक्स्ट्रा 0 से 1 का इंटीग्रेशन कर लो जी, वो एरिया एक्स्ट्रा जोड़ दो जी। क्वेश्चन में ये कह रहा है। ऑप्शन 3 में क्या कह रहा है? 50 से लेके 51 का एरिया एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें ये वाला एरिया जोड़ना चाहिए, जबकि ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एरिया जोड़ना चाहिए। क्या ये दोनों एरियाज बराबर होंगे? नो सर। ये जो रेड पोर्शन वाला एरिया है ये एक्चुअल में बराबर होगा
1 से 2 वाले पोर्शन के बराबर। यस सर। सिमेट्रिसिटी से आप ये बोलोगे कि 50 से लेके 51 वाला जो एरिया था वो 1 से 2 तक के एरिया के बराबर होता, ना कि 0 से 1 के एरिया के बराबर। तो इस वजह से आपका ऑप्शन में 1 से लेके 50 तक वो तो दोनों में सेम है, क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी। लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 1 का एरिया अलग से एक्स्ट्रा जोड़ो और ऑप्शन कह रहा है 50 से लेके 51 का एरिया एक्स्ट्रा जोड़ो। तो आप देख रहे हैं ग्राफिकली कि ये दोनों एरियाज बराबर नहीं होंगे, इस वजह से इन दोनों का टोटल वैल्यू बराबर नहीं होगा। ओके, समझ में आया? सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। सर मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है सर। वो पीरियोडिक का एक फॉर्मूला भी तो होता था एनटी वाला, ये A/A प्लस एनटी। तो बेटा उससे बना ले। सर कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन क्या हो रही है? इसमें x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दे, क्या बनेगा? ये बनेगा। हाँ जी। अब ये 1 मान ले, ये 2 मान ले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। यस सर। कितने का फर्क आ गया? 4। बस, तो फिर इसका पीरियड कितना बोलेगा? 4 बोलेगा ना। तो लग गया था सर। हाँ, ऐसे लिखा हुआ है 1 to 50 + 1, तो एनटी। ठीक है सर, लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर, थैंक यू। एंटी तो नहीं लगाएगा ना इसमें? मैंने भी जल्दी जल्दी में वही करके गलती कर दी थी। नहीं, एंटी नहीं लगाना यहाँ पे। ओके बेटा, थैंक यू। सर एक बार रीजन भी दे दो एंटी नहीं लगाने का, तो कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो एंटी क्यों लगाएगा? तू खुद बता ना, क्यों लगाएगा एंटी? 50 को एंटी की टर्म्स में लिखते हैं ऐसे कुछ। देख, ये है तेरा 1, ये है तेरा 51। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या तेरा 4 का मल्टीपल है? नो नहीं सर। क्या मैं इसको a प्लस एंटी लिख सकता हूँ? ठीक है सर, एन नेचर चाहिए होगा, वो इंटीजर ना। a को 1 ले ले तो ये तो 1 बन गया, लेकिन ये जो n है यहाँ पे t तो तेरा 4 है, 25/2 आ जाएगा। ये तो 12.5 आया ना। हाँ जी सर, लग गया सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। सर 12.5 तो 2 से 52 वाले में भी आ रहा है। बेटा उसमें देखो, उसमें आ जरूर रहा है, लेकिन मैं ग्राफिकली ये बोल रहा हूँ कि भाई वो दोनों एरिया 0 से लेके 2 का और 2 से लेके 4 का दोनों बराबर होगा। ओके सर, मैं वो समझ गया था ग्राफिकली से। ठीक है सर, है ना। तो इसीलिए मैंने एंटी वाला तो फॉर्मूला लगाया ही नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने एंटी लगाया ही नहीं कहीं भी। मैंने तो वो ग्राफिकली बता दिया आपको सीधा सीधा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना सर? हाँ जी प्रथम, बोलिए। सर इसके बाद आपकी क्लास है कोई? मेरा डाउट स्लॉट है बेटा। कितने बजे का? अभी है 6:30 बजे। सर मैं 2 सेकंड, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछना था, उसके लिए आ सकता हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर।